नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर बातचीत करेंगे जो कि री एग्जाम जून 2024 यूजीसी नेट हिंदी की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के रूप में देख सकते हैं और कम बैक सीरीज के रूप में भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि आपने 18 जून 2024 को इस एग्जाम को दिया था, लेकिन इस एग्जाम को किन्हीं वजहों से कैंसिल कर दिया गया। तो कई बार हम तैयारी करते हुए टूट से जाते हैं कि अब दोबारा इस एग्जाम को हम कैसे देंगे, किस तरीके से तैयारी करके जाएंगे, पेपर कैसा आएगा। तो ये सारी चीज़ें परीक्षार्थियों को परेशान करती हैं। तो यहाँ पर इसको आप कम बैक के रूप में देख सकते हैं। हालांकि हमने भी एग्जाम के कैंसिलेशन के बाद कुछ वक्त रेस्ट लिया था, लेकिन वापस आकर दोबारा से हम उसी जज्बे और जोश के साथ इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो हम इस प्रैक्टिस सेट में जिन प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं, उसमें आप देखेंगे कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया गया है। यानी कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप उसी तरीके से अपने को रिवाइज करेंगे, अपने को वापस लाएंगे जिस तरीके से इसके पहले आप एग्जाम में गए हुए थे। तो आप देखेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही जो री एग्जाम के रूप में आगे परीक्षा में जाएंगे, और उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो दिसंबर 2024 की तैयारी में लगे होंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों में शामिल है खड़ी बोली, अवधी, बघेली, बुंदेली, ब्रजभाषा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। और जैसे ही आपने प्रश्न को देखा होगा, आपके मन में नए पैटर्न का रूप जरूर आ गया होगा कि इसी तरीके से सवाल प्रायः पूछे जा रहे हैं। तो पश्चिमी हिंदी में हमें बताना है कि कौन सी बोलियां शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों को आप आराम से कूल होकर देख सकते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमें बताना है, तो आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि वो कौन कौन सी बोलियां हैं जो कि पश्चिमी हिंदी में है और कौन कौन सी बोलियां हैं जो कि अलग किसी बोली में है। तो आप देख रहे हैं इसका जो कूट बन रहा है वो ADE कूट बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, यानी कि पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ठीक है, बुंदेली और ब्रजभाषा, ये तीनों शामिल हैं। जबकि अवधी और बघेली, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में इतिहासकारों को प्रथम से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर इतिहासकारों का नाम दिया गया है और हमें बताना है कि उस परंपरा में प्रथम से बाद के क्रम में कौन है। ऑप्शन दिया गया है शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो तुरंत आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि सबसे पहले किसने लिखा हुआ था। ठीक है, और ये आपको ईयर अगर याद हो तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर नहीं याद हो तो इसी तरीके से आप आगे की परीक्षाओं में नोट करके इनके सामने और उसको क्रमबद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका कूट बन रहा है, सबसे पहले आना चाहिए इसमें सी वाला ऑप्शन, ठीक, फिर इसके बाद आना चाहिए ए, फिर आना चाहिए आपका डी, फिर आना चाहिए बी और फिर ई, CADBE। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है, CADBE। जो भी विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनके मन में इन इतिहासकारों की पुस्तकें भी आ गई होंगी कि गारसा दत्तासी की पुस्तक कौन है, मिश्र बंधु विनोद की कौन है, शिव सिंगर की कौन है। ठीक है, सबकी किताबें आ गई होंगी, प्रकाशन वर्ष भी उनके आ रहे होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है कि धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात किस काल के संदर्भ में कही है। ऑप्शन दिया गया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका सही जवाब आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
ये बात किस काल के संदर्भ में कही है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, यानी ए ऑप्शन है। आदिकाल के संदर्भ में बात उन्होंने कही कि धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं आदिकाल के संदर्भ में। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप कवियों का पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में अष्टछाप कवियों का क्रम दिया हुआ है। आप अगर किताब खोलकर देखेंगे तो जो 8 कवि हैं उनके क्रम को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसमें से 5 कवियों का क्रम यहाँ पर दिया है, जिसमें कि आपको सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न का पैटर्न देखिए, जिस तरीके से 18 जून 2024 को पेपर हुआ था उसी पैटर्न को यहाँ पर अपनाया गया है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको न किसी प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे बल्कि आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, क्योंकि हमने आराम करते हुए इन प्रश्नों को यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फॉर्मेट तैयार किया है, तो यहीं पर आपको पढ़ने में आनंद आएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नंददास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पर है सूरदास, फिर दूसरे नंबर पर नंददास, तीसरे नंबर पर कृष्णदास, चौथे नंबर पर परमानंद दास और 5वें नंबर पर है कुंभनदास। तो इस तरीके से जो इसका कूट बन रहा है, आप देखेंगे कूट बनेगा BAC, ठीक है, E और फिर D, BACED। हम देखते हैं कि चारों विकल्पों में BACED कहां पर है? सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, ठीक है। तो एक तरीके से आप जब इस एग्जाम में जाएंगे तो अष्टछाप कवियों को पढ़कर जाएंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि बल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, ठीक है। हमने इसका सूत्र भी बताया हुआ था, KSPK और विठलनाथ के 4 शिष्य हैं, GNCC, ठीक है। तो ये जन्म क्रम के अनुसार है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अष्टछाप कवियों का क्रम बताया हुआ है और यहाँ पर हमने उन 5 कवियों का क्रम बता दिया कि कौन किस नंबर पर है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन 3 कवियों को भी ध्यान में रखिए कि उनका क्रम क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, काव्य लक्षण के संदर्भ में पहले से बाद के क्रम में लगाइए। शब्दार्थो सहितो काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मृदु ललित पदाढ़ गुड़ शब्दार्थहीनम, रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। ये काव्य लक्षण दिए गए हैं और हमें बताना है कि सबसे पहले किस काव्य लक्षण को दिया गया है। यानी कि आपके मन में काव्य लक्षण के साथ साथ उन आचार्यों का नाम भी आना चाहिए जिनके परिभाषा को यहाँ पर दिया गया है। तो पहले नंबर पर आना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि भरत मुनि द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर भामा द्वारा दिया गया है काव्य लक्षण। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो आना चाहिए वो हो गए आपके कुंतक, तीसरे नंबर पर कुंतक हो गए। इसके बाद चौथे नंबर पर आ रहे हैं विश्वनाथ और 5वें नंबर पर आ रहे हैं जगन्नाथ, ठीक है। यानी कि आपको इस भी क्रम या ईसा पूर्व याद करके रखना है। भरत मुनि का माना जाता है कि दूसरी सदी के आसपास में इनका समय रहा है। भामा का जहां माना जाता है 6ठी, कुंतक का माना जाता है 10वीं, विश्वनाथ का माना जाता है 14वीं और जगन्नाथ का माना जाता है 17वीं। यानी कि जो कूट यहाँ पर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका CA, ठीक है। फिर इसके बाद E, फिर इसके बाद होना चाहिए आपका B और फिर D, CAEBD। अब हम मिलान करते हैं कि CAEBD किस में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो दूसरा है ये यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, ठीक है। तो काव्य लक्षण खासतौर से परीक्षाओं में हम देखते हैं कि आचार्यों का समय भी पूछ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपके लिए माथा पच्ची कराने का प्रयास किया है ताकि आप काव्य लक्षण को भी जान जाएं, आचार्यों को भी जान जाएं और उन आचार्यों का समय क्या रहा है वो भी आपके दिमाग में आ जाए। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी के अंगों में शामिल है शब्दाडंबर, भावाडंबर, कथानक, चरित्र, गीत। सही उत्तर का चयन हमें यहाँ पर करना है। तो अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी यानी जो उनका त्रासदी का सिद्धांत है
वो अगर आपके दिमाग में होगा तो तुरंत आप यहाँ पर कैच करना शुरू कर देंगे कि किन किन अंगों की चर्चा की गई। त्रासदी में उन्होंने 6 अंगों की बात की है, उसमें से यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से अंग हैं। तो इसका सही जवाब जो है कथानक है, चरित्र है और गीत, यानी कि CDE जो कूट बन रहा है इसका सही जवाब है। बाकी शब्दाडंबर, भावाडंबर, जब आप लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, यहाँ पर कथानक, चरित्र, गीत, यानी इन तीनों की बात यहाँ पर अरस्तु ने अपने ट्रेजेडी सिद्धांत में किया हुआ है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन चौथा, CDE। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित संस्थाओं का पहले से बाद के क्रम में लगाइए, यानी संस्थाओं का नाम दिया गया है और उसे हमें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, शिकागो सम्मेलन, प्रार्थना समाज। तो हमें इसको क्रम में लगाना है, सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि आपको इनकी स्थापना वर्षों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, तभी आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं लिख भी दे रहा हूं, आप लोगों को याद भी होगा कि कब कब ये सारे इन सारी संस्थाओं का की स्थापना हुई थी या फिर किस वर्ष से ये सभी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पर आपका हो जाएगा ब्रह्म समाज, दूसरे नंबर पर प्रार्थना समाज, तीसरे नंबर पर आर्य समाज, चौथे नंबर पर थियोसोफिकल सोसाइटी और पांचवें नंबर पर शिकागो सम्मेलन। आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 का दिया गया 1875, तो आखिरकार इसमें पहले और बाद में कौन है? तो आर्य समाज जिसका संबंध अप्रैल 1875 से है और थियोसोफिकल सोसाइटी का इसका संबंध सितंबर अक्टूबर 1875 के आसपास में है, यानी कि ये बाद में स्थापित हुआ। तो एक इस तरीके से जो कूट बन रहा है, आप देख रहे हैं कि कूट बनेगा आपका BE, ठीक है, इसके बाद A, फिर इसके बाद बनेगा C, फिर D, BEACD। अब हम यहाँ पर मिलान करते हैं तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला, BEACD। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने उसी पैटर्न को अपनाया हुआ है जिस पैटर्न पे 18 जून 2024 को एग्जाम हुआ था। कुछ बड़े टेक्निकल सवाल थे, कुछ छोटे सवाल थे, तो शारदा सदन उसी प्रकार का सवाल है। किसने इसकी स्थापना की थी? ऑप्शन दिया गया है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब है पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कबीर की पंक्तियों के संदर्भ में सही है, और सही उत्तर का चयन हमें निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर करना है। तो पंक्तियां दी गई हैं, लोकामति के भोरा रे, हमरे कौन जोग व्रत साधत, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, निर्गुण कौन देश को बासी, कैसे दिन कटी हैं जतन बताइए जइयो। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कबीर की कौन कौन सी पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां आपके सिलेबस से ही सीधे सीधे उठाई गई हैं, यानी कि लोकामति के भोरा रे, ये कबीर की पंक्ति है। मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, ये भी कबीर की है। कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, ये भी कबीर की है। यानी कि आप देख रहे हैं इसका जो कूट बन रहा है यहाँ पर ACE बन रहा है, और जो पंक्तियां हैं वो सब भ्रमर गीत सार से ली गई हैं। जैसे कि हमरे कौन जोग व्रत साधक, ये भ्रमर गीत से है, और निर्गुण कौन देश को बासी। लेकिन हमने ऐसी पंक्तियों को यहाँ पर चुना हुआ है जिससे कि विद्यार्थी फंस सकते हैं। ठीक है, बहुत कम है इसमें कि आप कैच कर लें, हालांकि आप तैयारी में है तो जाहिर सी बात है कि आप कैच कर लेंगे। पुराने मजे हुए परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न बाएं हाथ का है, लेकिन वो जो डेब्यूटेंट है, जो पहली बार इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो वाइड बॉल को भी किनारा देकर विकेट कीपर के पास पहुंचा सकते हैं, उनके लिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। तो देखिए इसका जो कूट बन रहा है ACE, यानी कि सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कविताओं का उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उर्वशी, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती जैसे कविताओं का नाम दिया गया है। तो इसका मतलब है कि आपके मन मस्तिष्क में इन कविताओं का प्रकाशन वर्ष बिल्कुल आ जाना चाहिए, जिससे कि आप उसको क्रम में लगाने में
बिल्कुल गलती न करें। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, क्योंकि लिखना इसलिए जरूरी है कि कई बार चीजें बिना लिखे हुए याद नहीं होती हैं। आप भी अपने जब भी तैयारी कर रहे हो तो ऐसे लिखते जाइए, लिखने में कुछ दम नहीं लगता है, आप जितना लिखेंगे चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। तो देखिए इसका जो क्रम होना चाहिए, भारत भारती पहले नंबर पर, प्रिय प्रवास दूसरे नंबर पर, साकेत तीसरे नंबर पर, कामायनी चौथे नंबर पर और उर्वशी पांचवें नंबर पर। यानी कि कूट जो बनेगा ई डी सी, ठीक है, ई डी सी, इसके बाद बी ए। तो हम देखते हैं कि ई डी सी बी ए कहीं पर है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित चरित्रों को उनके उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यानी उपन्यासों के चरित्रों को यहां पर दिया गया है, उसके आधार पर हमें इसका सही जवाब बताना है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है रंगनाथ, मोहिनी, गोविंदी, मदन मोहन, सुखदेई। आपकी तैयारी वैसे भी ऑलरेडी कंप्लीट थी, क्योंकि री एग्जाम में आपको जाना है, तो आपका दिमाग सरसर सरसर या फिर मैं खरखर बोलूं तो दौड़ रहा होगा कि कौन सा पात्र किस उपन्यास में। यहाँ पर उपन्यास का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि पात्रों का नाम दिया गया है। तो सुखदेई, जैसा कि आप जानते हैं कि देवरानी जेठानी का है, तो प्रकाशन वर्ष यहाँ पर आपके दिमाग में आ जाएगा। मदन मोहन जो कि परीक्षा गुरु का है। गोविंदी जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोदान से रिलेटेड है। मोहिनी जो कि आप जानते हैं कि मानस का हंस उपन्यास से है। और रंगनाथ जो कि राग दरबारी से। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा पात्र किस उपन्यास से है, और हमने बातों ही बातों में यहाँ पर प्रकाशन वर्ष को लिख दिया है। आप भी अपने दिमाग में इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए कूट क्या बन रहा है कि पहले नंबर पर ई होना चाहिए, दूसरे नंबर पर डी, तीसरे नंबर पर सी, चौथे नंबर पर ए और पांचवें नंबर पर बी होना चाहिए। यानी कि जो कूट बन रहा है ई डी सी ए बी। अब हम यहां पर मिलाते हैं कि ई डी सी ए बी किस में है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक है, देखिए प्रश्न बनाने में मेहनत तो लगती ही है, इसको टाइप करने में भी मेहनत लगती है। हालांकि सॉल्व जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बाएं हाथ का है, इससे और कठिन पेपर बनाइए। कठिनता का कोई जवाब नहीं है और सरलता का भी कोई जवाब नहीं है। कोशिश ये है कि जब आप तैयारी के बाद एग्जाम में जाते हैं और फिर वो एग्जाम कैंसिल होता है, तो आप कहीं न कहीं टूटते हैं। आपको लगता है कि आगे किस तरीके से हम अपने को सिक्योर रखें या फिर दोबारा से इस मैदान में फाइटर के रूप में आए। तो ये है कम बैक करना। यानी कि हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की इकाइयों को इसमें टच किया है, ताकि आप थोड़ा सा आपके मन में कंपन हो, शरीर में कंपन नहीं, मन में हो, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने मन को मांझना है। तो देखिए उसी में हमने इसको बनाया हुआ है। उम्मीद है कि ये हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो हमें बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, और आगे हम इसी उम्मीद पर टिके हुए हैं कि ये सपोर्ट तेजी से और होता रहेगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कहानीकारों के जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पर कहानीकारों का नाम दिया गया है और उनको क्रम में हमें लगाना है। प्रेमचंद, बंग महिला, माधवराव सप्रे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद। यानी कि जितने भी कहानीकार हैं वो आपके सिलेबस में कहीं न कहीं मौजूद है। उनकी कहानियां आपके मन मस्तिष्क में आ गई होंगी कि फला फला कहानियों को पढ़ना है, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। यहाँ पर देखिए आपको याद होना चाहिए कि कब किसका जन्म हुआ है। ठीक है, नहीं याद है तो हमने वीडियो पहले बनाई हुई थी, और इस चैनल पर आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हर एंगल से बताने का प्रयास किया गया है। जिस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं उसको भी हमें टच करना है, और पहले से भी हमने बेस को मजबूत करते हुए तैयारी कराई हुई है। आप उसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, हमने यहाँ पर आप सभी से चर्चा करते हुए कहानीकारों के जन्म वर्ष को लिख दिया है, ताकि आप इसके सही उत्तर तक पहुंच पाए। तो आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पर सी होगा, फिर दूसरे नंबर पर ए, फिर तीसरे नंबर पर बी, फिर चौथे नंबर पर डी और पांचवें नंबर पर
ई होगा। यानी कि इसका जो कूट बन रहा है आप देख रहे हैं कि CA फिर B फिर D फिर E, CABDE। अब हम यहाँ पर मिलान करते हैं कि आखिरकार कौन सा सही जवाब है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद बंग महिला से 2 साल बड़े हैं, और सबसे इसमें बुजुर्ग अगर कोई दिखाई दे रहा है तो माधवराव सप्रे हैं 1871। इनकी कौन सी कहानी आपको पढ़ना है, आपके दिमाग में आ गई होगी। इसके बाद और भी जो लगे हुए हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, इन सभी को आप याद रखिए, क्योंकि आप देखेंगे प्रेमचंद को उपन्यासकार के तौर पर भी पढ़ना है, ठीक है, और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को आप देखेंगे कि नाटककार के तौर पर भी पढ़ना है आपको। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर नाटक और पात्र दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2 में। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। पात्रों के नाम है डिसलायल्टी, कार्नेलिया, नारायण दास, मालिनी। तो तुरंत आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार कौन सा पात्र किससे जुड़ा हुआ है। भारत दुर्दशा डिसलायल्टी से जुड़ा हुआ है, अंधेर नगरी नारायण दास, कार्नेलिया चंद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से मालिनी। यानी कि आप देख रहे हैं जो कूट बन रहा है कि A का 3 यहाँ पर सही होना चाहिए, B का 1 होना चाहिए, C का 2 होना चाहिए और D का 4 होना चाहिए। 3 1 2 4, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। इसमें निबंधों की बात की गई है, एक तरफ निबंध है, दूसरी तरफ निबंधकार है। शिव मूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उठ जाग मुसाफिर। यानी कि ये सभी निबंध आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि आखिरकार किसके निबंधकार कौन है। तो शिव मूर्ति किसने लिखा, प्रताप नारायण मिश्र ने। यानी कि A का 4 होना चाहिए। शिव शंभू के चिट्ठे जो कि बालमुकुंद गुप्त का हो गया ऑप्शन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन तीसरा हो गया। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में हो गए, ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में कुबेरनाथ राय, यानी कि 2 हो गया। उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय। यानी कि जो ऑप्शन बन रहा है A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1, यानी कि ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही जवाब इसका है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित चरित्रों को उनके रचनाओं के प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। चरित्रों का नाम दिया गया है और रचनाएं, यानी कि ये सभी आप चरित्र देख रहे हैं, भक्तिन, सरजू भैया, वीरकर, रमना, शीला अग्रवाल। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये कहीं न कहीं यूनिट 10 से सवाल उठाया गया है। तो भक्तिन आप देख रहे हैं कि इसमें जो है माधवी वर्मा, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी, फिर मुक्तिबोध, रमना। आपके दिमाग में आ गया कि आखिरकार कौन है, आप हुदरी की लेखिका का जिक्र इसमें है। शीला अग्रवाल, एक कहानी यह भी। सही उत्तर का चयन हमें विकल्पों के आधार पर करना है। यानी आप देखेंगे तो इसमें पहले नंबर पर है भक्ति, दूसरे नंबर पर है सरजू भैया, ठीक है। रचनाओं का नाम आना चाहिए आपके ठकुरी बाबा, माटी की मूर्तें, ठीक है, एक साहित्य की डायरी, आप हुदरी, एक कहानी, अभी हमने बता दिया है सब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्रम बन रहा है वो आपका बन रहा है A, B, C, E और फिर D, ABCED। थोड़ा सा बस यहाँ पर बदलाव किया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से सवाल आने की पूरी उम्मीद है। ये तो कम बैक सीरीज के अंतर्गत पहला प्रैक्टिस सेट था, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल पर उपलब्ध शॉर्ट्स नोट्स वाले वीडियो, मैराथन वाले वीडियो, जितने भी लंबी वीडियोज हैं कविताओं से रिलेटेड या फिर कम समय में कवर करने वाली वीडियो, उनको आप देखिए। प्रैक्टिस सेट तो आपको हर हालत में देखना है। आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और भी स्तर के यानी कि लेवल के क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देंगे। चूंकि मैं भी रेस्ट के बाद यहाँ पर आया हुआ हूँ तो मुझे लगा कि आज मैं इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आप सभी से चर्चा करूं, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई अब एग्जाम तो देने जाना ही है। जब सारी चीज़ें अब दोबारा से शुरू हो रही हैं तो हमें भी जगना चाहिए,
उठना चाहिए। तो जागो फिर एक बार, निराला की कविता को याद करते हुए हम कहेंगे कि वापस आओ। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।